कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, और कुछ फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट के बारे में नाम लिखवाया था नहीं? कौन कौन से इफेक्ट लिखवाए थे? पहला वाला क्या था? स्टेरिक हिंड, सब लिखे थे कि नहीं लिखे थे तो लोग? हटा दिया था? लिखो। टाइप्स ऑफ फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट। हाँ, हाँ, फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट में जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक जो मैंने लिखवाया था, सिर्फ क्या क्या पढ़ाना है उसमें, पहला लिखो स्टेरिक हिंड्रेंस, या स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक इफेक्ट। दूसरा लिखो इंडक्टिव इफेक्ट, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग आई इफेक्ट भी बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट। अगला है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या इसको हम ई इफेक्ट भी बोलते हैं, कैपिटल ई इफेक्ट। उसके अगला इफेक्ट है रेजोनेटिंग इफेक्ट, या जिसको हम आर इफेक्ट भी बोलते हैं, रेजोनेटिंग इफेक्ट। जल्दी से बंद कर इसको। अबे जल्दी बंद कर, नहीं तो अभी डांस करने लगूंगा। जल्दी बंद कर। ऑफ में भी बचता है ये? अगला लिखो, क्या लिखा है मैंने, रेजोनेटिंग इफेक्ट या फिर आर इफेक्ट, या फिर इसी को हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट और एम इफेक्ट। ये जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है और मीजोमेरिक इफेक्ट है, ये एक ही चीज़ होती है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर 11th 12th में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम। ठीक है, रेजोनेटिंग इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेटिंग इफेक्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आर इफेक्ट बोलते हैं, और मीजोमेरिक इफेक्ट को हम लोग एम इफेक्ट बोलते हैं। ठीक। अगला है हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, या इसको हम एच इफेक्ट भी बोलते हैं, एच इफेक्ट। और सिक्स्थ वाला ये जो इफेक्ट है, इसको हम लोग एरोमेटिक इफेक्ट बोलते हैं, और इसको ए इफेक्ट नहीं बोलते, इसको एरोमेटिक इफेक्ट ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये 6 इफेक्ट हैं। इन्हीं 6 इफेक्ट के बारे में बेसिकली अपने को पढ़ना है पूरे जीओसी में। ये सारे इफेक्ट इंडिविजुअली पढ़ेंगे, फिर सारे इफेक्ट एक साथ पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद जीओसी ख़त्म होती है। बस इतनी जीओसी है। इसमें पूरे जीओसी को पढ़ने में कम से कम 12 क्लासेज लगेंगी। तो मेंटली प्रिपेयर रहना है ना, कि ये नहीं सोचना है कि अरे एक ही चैप्टर में इतना सारा टाइम लग रहा है, पता नहीं कैसे होगा, सिलेबस कैसे होगा। सिलेबस की चिंता मत करना, हो जाता है, हर साल होता है, इस साल भी होगा, और बहुत पहले से होगा। पर ये जो 2 चैप्टर हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, इन दोनों में टाइम लगता है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद का जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है वो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ इनऑर्गेनिक बचेगा, छोटा छोटा बेसिक सा, तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस की। लिखो स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जानते हो तुम लोग क्या होता है? कोई भी थोड़ा बहुत आइडिया हो स्टेरिक हिंड्रेंस का? कोई बात नहीं, बताते हैं।
तुम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना? तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैं एक ये आइसोमर बनाता हूँ, यहाँ पर देखो, ये जो पहला वाला आइसोमर मैंने बनाया है, ये कौन सा आइसोमर है? सिस आइसोमर दिख रहा है। और ये वाला कौन सा आइसोमर है? ट्रांस आइसोमर। अब इसमें सिस वाले में क्या होता है, जो सिस आइसोमर होता है उसमें CH3 दोनों सेम साइड में होते हैं, एक ही साइड में होते हैं, नज़दीक होते हैं। और ट्रांस वाले में दोनों क्या होंगे, वे थोड़ा दूर होंगे। ठीक है, डिस्टेंस किस में ज़्यादा है, सिस में कि ट्रांस में? अब यहाँ अगर तुम देखोगे ना, तो कार्बन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड हैं। सभी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों का एक क्लाउड है वहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों जो नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे तो ये पास आएंगे कि दूर जाएंगे? दूर जाएंगे। पर दूर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों बे? क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो दूर जाना चाहते हैं पर दूर जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या बना है? बॉन्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा? दूर तो जाना चाह रहे हैं ये, इसकी वजह से यहाँ बीच में इस बॉन्ड में क्या डेवलप हो जाएगा? एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। दिखाई दे रहा है तुम्हें टेंशन वो? तो दिमाग में अगर इमेजिन करोगे, है ना, मॉलिक्यूल के रिपल्शन को, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये दोनों CH3 जाना चाहते हैं दूर, ऐसे ऐसे दूर जाना चाह रहे हैं, पर बीच में बॉन्ड बना है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा बे? कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख CH3 और CH3 है, इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बीच में भी रिपल्शन है। पर सिस वाले में ज़्यादा रिपल्शन होगा कि ट्रांस वाले में? सिस वाले में ज़्यादा रिपल्शन होगा। ये दिखाई दे रहा है सबको? हाँ। तो सिस वाले में ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो किस केस में बॉन्ड में टेंशन ज़्यादा होगा, सिस वाले में कि ट्रांस वाले में? सिस वाले में बॉन्ड में रिपल्शन ज़्यादा होगा और टेंशन ज़्यादा होगा। तो कौन से बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा? सिस वाले को तोड़ना आसान होगा। तो कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है? ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और सिस वाला कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा? सिस वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और ये सब सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? ये जो रिपल्शन है इसकी वजह से हो रहा है। और इसी रिपल्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आ रही है बात? और ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन आता है, ये रिपल्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करता है। ठीक है, अब स्टेरिक हिंड्रेंस को पहचानना ना थोड़ा सा मतलब कोई इसका कोई रूल नहीं है ना? ये पूरी तरह से कॉमन सेंस बेस्ड पे होता है। तुम्हें स्टेरिक हिंड्रेंस दिखेगा, अगर कहीं पे रिपल्शन हो रहा होगा तुम्हें स्टेरिक हिंड्रेंस दिखेगा। तो अगर कहीं भी किसी मॉलिक्यूल में रिपल्शन है या स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। सिस ब्यूटोइन ज़्यादा स्टेबल होगा कि ट्रांस ब्यूटोइन ज़्यादा स्टेबल होगा? ट्रांस ब्यूटोइन ज़्यादा स्टेबल होगा। और क्यों ट्रांस ब्यूटोइन ज़्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि सिस वाला अनस्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, ट्रांस वाले में कोई खास बात नहीं है, सिस वाला बस अनस्टेबल है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, और कहीं भी सिस्टम में अगर इस तरह से रिपल्शन होता है तो वो जो सिस्टम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे ये से क्लासरूम है ना, इस क्लासरूम में कितने लोग बैठ सकते हैं? ऑलमोस्ट 80 से 100 लोग बैठ सकते हैं, है ना भाई? 100 मान लेते हैं, 100 स्टूडेंट बैठ सकते हैं आराम से। पर अगर मैं इसमें 50 लोगों को बैठाता हूँ, तो क्या आराम से बैठेंगे या धक्का मुक्की होगा भाई? यहाँ पे आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं होगा। सिस्टम स्टेबल रहेगा। जो भी टीचर यहाँ आके पढ़ाएगा आराम से पढ़ोगे, सुनोगे, अगर नॉर्मल इंसान हो तो, है ना? तो इन जनरल रूल है कि सभी लोग अगर शांति से बैठे हैं तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, क्लासरूम में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी, जो भी पढ़ाया जाएगा टीचर तो वो पढ़ाएगा, है ना? पर ये क्या हमेशा सही है क्या? जरूरी नहीं है। मान ले कोई इसमें अजीब टाइप का प्राणी आ जाए, है ना, जो इधर से उधर घूमना शुरू हो जाए, या कोई बंदर आ जाए मान ले, तो फिर क्या होगा बे? थोड़ा केओस क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बे? या बंदर छोड़ो, एक मधुमक्खी आ जाएगी तो भी केओस क्रिएट हो जाता है।
ठीक है, तो ये हमेशा देखो लॉजिकली अगर कोई फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो 100 लोगों की क्लास में अगर 50 लोग बैठे हैं तो कोई भी सिस्टम को अफेक्ट नहीं होगा, सिस्टम स्टेबल रहेगा, आराम से सभी लोग बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, पर इसी में अगर 150 लोगों को बैठाते तब भी, तो फिर यहाँ पे क्लासरूम में क्या शुरू हो जाएगा, फिर धक्का मुक्की शुरू हो जाएगा, है ना। फिर लोग एक दूसरे में लड़ेंगे, है ना, फिर वो कहेंगे अबे तू उधर खिसक, तू इधर खिसक, तू इधर खिसक, इस टाइप की चीज़ें होंगी। और क्लासरूम थोड़ा अनस्टेबल टाइप का हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर क्लास मैनेज करना मुश्किल होगा। लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस क्लास से निकले। समझ में आ रही है बात? वैसे तो हमेशा ही क्लास से निकलना चाहेंगे, पर 50 बच्चों की क्लास, 50 बच्चे अगर क्लास में बैठेंगे तब ज़्यादा निकलने की टेंडेंसी होगी, या फिर 150 बच्चे बैठे होंगे तब ज़्यादा निकलने की टेंडेंसी होगी? 150 में, ठीक है, क्योंकि 150 में क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो स्टेरिक हिंड्रेंस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखो। अगर दो ऐसे ग्रुप जो थोड़ा इतने पास आ जाएं कि वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाए, तो इसी रिपल्शन को हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से लॉजिक बेस पे चलती है ना, ऑब्जर्वेशन बेस पे चलती है। इसमें कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला नहीं होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस कैलकुलेट करना होगा, कितना परसेंट स्टेरिक हिंड्रेंस है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ होगा वहाँ दिखेगा, और जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं दिखेगा, वहाँ वो भी दिखेगा कि नहीं हो रहा। ठीक है, बगल वाली क्लास में सिद्धार्थ सर हैं क्या? वहीं से इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं, बताओ। पीछे वाले तो बॉटनी पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ाते हैं, जूलॉजी बॉटनी? छाप लिया। हम्म, मुझे नहीं सुनना। मुझे नहीं सुनना। ठीक है, ये लिख लिया। जल्दी लिखो बे। अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है? घटती है। ठीक है, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस हालांकि कोई खास उतना आगे वाले आने वाली चीज़ों पे इफेक्ट नहीं डालेगा, पर जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस विजिबली दिखाई देगा ना, वहाँ पे मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी का थोड़ा सा लोचा हो जाता है। जैसे तुम लोग कभी मेला वाला में घूमने गए हो? अबे मेले में नहीं घूमने गए हो? क्या बुध बाजार गए हो घूमने? बुध बाजार चले जाना, तुम्हें स्टेरिक हिंड्रेंस समझ में आ जाएगा कि होता क्या। ठीक है, बुध बाजार कहाँ लगता है? ऑब्वियसली उसको बुध बाजार बुधवार को ही लगेगा। अमीना बाजार में नहीं यार, वो बादशाह नगर के पास गोल मार्केट में लगता है, वो देखो गया हुआ है। सामान भी खरीदा होगा कुछ तो। मुझे नहीं पता, मैं जाता हूँ तो बुधवार को भीड़ रहती है। हाँ हाँ हाँ, तो भीड़ देखने जाता है तो। हाँ हाँ हाँ, वो स्टेरिक हिंड्रेंस का फायदा लेने जाते होंगे। तो
अगर कहीं जैसे कोई बड़ा सा मेला है और वहाँ वो जो फील्ड है जहाँ पे जिस फील्ड में हो रहा है वहाँ पे 500 लोगों का एकोमोडेशन हो सकता है बहुत इजीली, और किसी दिन 1000 लोग पहुँच जाएं, तो वहाँ पे जो धक्का मुक्की होगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। और वो धक्का मुक्की होगा जिसकी वजह से सिस्टम काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है, वहाँ अफरा तफरी भी हो सकती है काफ़ी। वहाँ वहाँ ये कहा जाता है कि जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और मैं तुम्हें बताऊं, स्टेरिक हिंड्रेंस को अगर तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है ना, तो तुम लखनऊ में वो वाले ऑटो में ट्रेवल करो, वो जो ग्रीन वाले ऑटो होते हैं ना, विक्रम बोलते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तुमने देखा है वो अजीब टाइप के चलते रहते हैं वो तो। पीछे कितने लोग बैठने की जगह होती है? 6 लोगों की बैठने की जगह होती है, 3 आगे इधर और 3 इधर बैठने की जगह होती है, और आगे 2 लोग बैठ सकते हैं विद ड्राइवर, है ना। पर वो ऐसा कोई फॉलो नहीं करता, वो पीछे वाली सीट पे भी 4 बैठाते हैं, और 4 नहीं बैठे हो तो चलते भी नहीं हो सब, है ना। तो पीछे 4 बैठा लेते हैं, आगे भी 4 बैठा लेते हैं, है ना, और फिर चल रहे होते हैं, है ना। अलग ही लेवल पे चल रहे हैं ये। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ के ऑटो वालों का एक ही प्रॉब्लम है कि भाई जो इंसान सड़क पे चल रहा है वो मेरे ऑटो में क्यों नहीं बैठा, उसको ऑटो में बैठा, है ना। मुझे एक जगह जाना था, वो विक्रम वाला रोका उसने और कहा कि भैया कहाँ, मैं कहा कहाँ ले जाओगे, सर पे बैठाएगा क्या? कह रहा अरे नहीं जा, क्या बात कर रहे हो, अभी आओ आओ बैठाते हैं। तो वो बहुत जगह, हाँ, वो अपनी सीट पे मुझे बैठा दिया, ड्राइवर वाली सीट पे, और खुद बाहर से ऐसे चला रहा। मैं कहा अलग ही लेवल पे चल। वहाँ एक चौराहे पे चालान कट रहा था, वो उतर के भाग गया, और अब ड्राइवर सीट पे मैं बैठा हूँ, तो पुलिस वाले ने मेरा ही चालान काट दिया। ऐसे चल रहे होते, अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। अब तुम्हारे सामने तो इतना ही करना पड़ेगा ना। तो अगर तुम्हें स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में सीखना है तो तुम्हें उसी विक्रम वाली ऑटो में ट्रेवल करना पड़ेगा, तुम्हें समझ में आएगा कि धक्का मुक्की क्या होती है। वहां पीछे वाली सीट पे बैठ के देखो, 4 लोग बैठे रहते हैं, 4 लोग, है ना। और इतना ज्यादा धक्का मुक्की, इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा है कि अगर खुद को खुजली हो रही है दूसरे को खजवाने लग जाएंगे, है ना। अजीब टाइप का होता है। मैं पीठ की बात कर रहा था, इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। और उस टाइम पे बस एक ही मन में सवाल आता है कि भाई जल्दी से यहाँ से निकले, क्योंकि ऑटो का सिस्टम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है वहाँ से, बस अब निकलने का ही मन करता है। तो अगर ऑटो में बहुत ज़्यादा लोग भरे हुए हैं तो अंदर बैठा वाला इंसान क्या चाहेगा भाई, कि बस यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, वो वहाँ से भागना चाहेगा, है ना। मॉलिक्यूल भी ऐसे ही है। अगर मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो मॉलिक्यूल चाहेगा कि बस किस कुछ भी करके ये रिपल्शन हट जाए, है ना, स्टेबल हो जाए, रिलैक्स होके सांस ले, है ना। हर कोई यही चाहता है, जैसे नॉर्मल इंसान है वैसे ही मॉलिक्यूल भी वैसे ही बिहेव करते हैं, ठीक है। पर अब कुछ दूरी तक अगर नहीं होता है तो फिर वो ड्राइवर खुद ही सजेशन देता है कि ऐसा है, थोड़ा आगे पीछे होके बैठ जाओ, ऐसे बोलता है ना भाई कि 2 लोग आगे हो जाओ 2 लोग पीछे हो जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा उसी उसी जगह में 4 लोग बैठे रहते हैं पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है। ऐसा किए हो तुम लोग कभी? अगर बैठे होगे तो तुम्हें पता होगा कि हल्का सा उसी सीट पे आगे पीछे बैठने से जो वो धक्का मुक्की है, वो जो रिपल्शन है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो कम हो जाता है ना। इसी चीज़ को, उसी धक्का मुक्की को आगे पीछे करने वाले जो बिहेवियर है, मॉलिक्यूल भी इसको फॉलो करते हैं। मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपना ओरिएंटेशन इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि वो जो धक्का मुक्की है उसको क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। हालांकि पूरी तरह से एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा क्या कर सकते हैं भाई, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं जितना उनके हाथ में होगा। अब ऐसा नहीं कि एक कंधे लड़ रहे हैं तो हाथ काट के सर पे रख लेंगे, ऐसा तो नहीं करते, है ना। बस थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, हल्का सा मुड़ जाएंगे ताकि हाथ एक दूसरे में ना लड़े, है ना। ऐसे ही होता है मोस्टली, ये कंधे ही लड़ते हैं, तो अगर कंधे आगे पीछे हो जाते हैं तो नहीं लड़ता उतना, ठीक है। तो यही काम मॉलिक्यूल भी करते हैं, बिना स्ट्रक्चर को चेंज किए अगर वो कुछ रोटेट करके शिफ्टिंग करके स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज कर पाते हैं तो वो करते हैं ताकि वो स्टेबल रह सके। क्योंकि हर कोई क्या चाहता है बे, स्टेबल होना चाहता है, हर कोई, चाहे इंसान हो चाहे मॉलिक्यूल हो,
हर कोई स्टेबल होना चाहता है, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, रिपल्शन कम करना चाहता है और अट्रैक्शन बढ़ाना चाहता है। हर कोई यही चाहता है, यही नेचर्स लॉ है। और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन यही फॉलो करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इन फॉलोइंग कंपाउंड। अगर कुछ कंपाउंड है, ये बताना है तुम्हें ये बताना है कि इस कंपाउंड में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसको कम करने के लिए मॉलिक्यूल क्या कर सकता है। ठीक है? तो इसमें कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस फोटो बनाना है और डिस्कस मैं करूँ। ठीक है? कोई नहीं। ये कुछ कंपाउंड है, वन बाय वन देखते हैं कि क्या यहाँ पे इन कंपाउंड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस है या नहीं। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो क्या उस स्टेरिक हिंड्रेंस का कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, यही डिस्कस करना है। ठीक है? फोटो बनाएंगे और देखते हैं क्या होता है।
पहली वाली लाइन देखते हैं जिसमें बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम जानते हो तुम लोग? टॉल्यूइन। कॉमन नेम इसका क्या है? टॉल्यूइन। क्या इस कंपाउंड में तुम्हें स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाई दे रहा है? अबे स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑटो में एक ही आदमी बैठा हो तो उसको धक्का मुक्की हो गया क्या? बिल्कुल नहीं होगा, है ना? तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक ही ग्रुप रहेगा तो एक ग्रुप से स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, दो ग्रुप रहने चाहिए ताकि वो रिपेल तो करे कम से कम। तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो क्या वो स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा? ये क्वेश्चन ही इनजेन्युइन है, क्योंकि जब स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं तो मिनिमाइज क्या करेगा? ठीक है, तो अगर ऑटो में अकेले बैठे हो, कहीं भी लगे रहोगे, कैसे भी बैठे रहोगे, तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। सिस्टम क्या रहेगा? वे स्टेबल रहेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे तुम इसके बगल बगल में? नो स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर बेंजीन पे एक CH3 लगा हो तो उसको टॉल्यूइन बोलते हैं, लेकिन अगर दो CH3 लगा हो तो क्या बोलते हैं हम? मिथाइल टॉल्यूइन। दो मिथाइल लगे हों तब क्या बोलोगे? टू मिथाइल बेंजीन। इसको हम लोग जाइलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलीन। नाम सुने हो? जाइलिन। अब दोनों CH3 अगर बगल बगल में लगे हों तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोजाइलिन। और अगर थोड़ा दूरी पे लगे हों इसको क्या बोलते हैं? मेटाजाइलिन। और एकदम अपोजिट लगे हों तो क्या बोलेंगे? पैराजाइलिन। ऑर्थो मेटा पैरा जानते हो या नहीं जानते हो? अबे जानते हो ना? ठीक। तीनों जाइलिन को एक साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला है ऑर्थोजाइलिन, फिर है मेटाजाइलिन, और फिर है पैराजाइलिन। सबसे क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है इसमें या नहीं है? भैया दो ग्रुप रहेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो होगा ही। ठीक है, थोड़ा बहुत ही होगा, पर एक इंसान के रहने से दूसरा इंसान बॉदर तो होता ही है। ठीक है, तो अगर एक ही ऑटो में दो लोग हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। सिस्टम उतना स्टेबल नहीं होगा जितना कि अकेला आदमी। ठीक है, पर कहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगा? कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लग रहा है भैया? ऑर्थो में ज़्यादा लग रहा है, फिर उसके बाद कहाँ पे? मेटा में। और सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ है? पैरा में। इसलिए कि अगर ऑटो में दो लोग बैठे हैं तो ऑर्थो वाला एकदम बगली में सट के आके बैठ गया, पता नहीं क्यों, पर और ये मेटा वाला उसी सीट पे अपोजिट साइड में बैठा है, और पैरा वाले में दूसरे सीट पे अपोजिट साइड में डायगनली अपोजिट बैठा है, तो ऐसे में मैक्सिमम डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट। सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ होगा? ऑर्थो में। सबसे कम कहाँ होगा? क्या पैरा से कम स्टेरिक हिंड्रेंस पॉसिबल है कि नहीं है भैया? फिर ऑटो से बाहर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस और कम हो जाएगा, पर वो पॉसिबल नहीं है, वो कर नहीं सकते। ठीक है, अब अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो क्या इस स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए कुछ किया जा सकता है? मिनिमाइज किया जा सकता है कि नहीं भैया? कर सकते हैं, है ना? जैसे देखते हैं अगर यहाँ बेंजीन है, इसमें क्या किया जा सकता है कि अगर बेंजीन के ऊपर दो CH3 लगा हुआ, अगर मैं एक CH3 को ऐसा ऊपर भेज दूँ, ये जानते हो ना तुम लोग ये, और इसको मैं नीचे भेज, थोड़ा सा ऐसा ऐसा नीचे की तरफ, ऐसे बेंजीन के, समझ में आ रहा है? वेज डैश समझ में आता है? तो ये CH3 ऐसा ऊपर की तरफ आ रहा है और वाला CH3 अंदर की तरफ जा रहा है। आई होप कि तुम्हें दिमाग में तुम्हारे फोटो बन रहा होगा कैसा। तो इससे डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या ये काम अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अरे बोलो। तो ये काम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ये काम क्यों नहीं किया जा सकता? ये करने से स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमाइज तो हो जा रहा। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि बेंजीन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, पता है ना बे? और sp2 होगा तो ये कार्बन अगर sp2 है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर हो। और ट्रायंगुलर प्लेनर में एंगल कितने डिग्री का होता है? 120 का। तो अगर ये जो CH3 है इसी प्लेन में रहेगा तभी 120 का एंगल मिलेगा। जैसे थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये जो एंगल होगा इस वाले के साथ एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाए, जो कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन वाली थियरी को फिर वायलेट करने लगेगा। ठीक है, तो बिना हाइब्रिडाइजेशन के एंगल को चेंज किए यहाँ पर इसको ऐसा ऊपर या नीचे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो?
ऊपर नीचे करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ठीक, तो और क्या कर सकते हैं यार, धक्का मुक्की हो तो रहा है, कुछ कुछ किया जा सकता है। और अगर मैं इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट इसको रोटेट कर दूं, तो क्या डिस्टेंस को कुछ मिनिमाइज किया जा सकता है? अगर मैं सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है कि रिस्ट्रिक्टेड में? फ्री होता है। तो अगर मैं इस CH3 को ऐसे ऐसे घुमा दूं, तो डिस्टेंस वही रहेगा कि बदल जाएगा? वही रहेगा भाई, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो जो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड होगा ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, और स्फेयर को रोटेट करने से, अगर दो स्फेयर रखे हुए हैं और उनको रोटेट करो अपने एक्सिस के अबाउट, तो क्या उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तकलीफ में हो तो यहाँ पर ऊपर नीचे ले जाने का ऑप्शन है? नहीं। क्या रोटेट करने से डिस्टेंस कम हो रहा है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? कुछ नहीं, वो डिस्टेंस, वो रिपल्शन बना रहेगा, और ये मॉलिक्यूल क्या होगा बे? अनस्टेबल रहेगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा जाइलिन होगा? पैराजाइलिन होगा। फिर उसके बाद मेटा, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? ऑर्थोजाइलिन होगा। क्या यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है या नहीं है? है। क्या मिनिमाइज किया जा सकता है? नहीं, है ना, मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। और ये ऑर्डर जो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस का, ऐसे नीचे जाने से घटेगा। समझ में आ रही है बात? और ये चीज़ क्या मैं लिखवाऊँ या तुम्हें समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखवाना है ना। थियरी अपने को नहीं पढ़नी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, लॉजिक लगाओगे सब समझ में आएगा। ठीक है, 6 क्लास तक बढ़िया से लॉजिक लगा लो, उसके बाद सब समझ में आएगा, सब। ठीक है, अब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई फार्मूला नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा मैं, कोई भी नई थियरी नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, ये वाली थियरी याद करो काम चल जाएगा। सब कुछ लॉजिक से चलेगा, लॉजिकल होता है। ठीक है, तकलीफ में हो गया? क्या लिखोगे? अर्थों में बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस है, पर इसको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। यही चीज़ अपनी लैंग्वेज में जैसे चाहे वैसे लिखो। ठीक है, लिखो। अब अगर 3 मिथाइल ग्रुप आ जाए, मुझे लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस है भी या नहीं है बे? है, स्टेरिक हिंड्रेंस तो है ना। पर सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर है? सबसे ऊपर वाले में दिखाई दे रहा है, उसमें 3 CH3 ग्रुप हैं, तीनों एकदम बगल में जुड़े हुए हैं। उसके बाद सेकंड वाले में, और सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे है? ये सबसे नीचे वाले में। इसको मेसिटिलीन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है, मत जानो। ठीक है, मेसिटिलीन। तुम लोग को कॉमन नेम का लिस्ट दिया था मैं याद करने के लिए। तुम लोगों के पास मॉड्यूल, कोई मॉड्यूल ले आया है PW का? कोई भी? पहला वाला जिसमें IUPAC नेमिंग दिया हुआ था, फर्स्ट वाला मॉड्यूल। आकाश का, यहाँ तो आकाश का नाम कैसे ले रहा है तू PW के अंदर? हैं? अच्छा, मैं कैमरे के सामने ले रहा हूँ, कैमरे के पीछे ले रहा हूँ। ये कैमरा बदल दिया है क्या इन्होंने? अरे यहाँ 4K में अब काला दिखूंगा। खैर, अच्छा, फिर तू तो अंग्रेजी दिखेगा पूरा। वो बोल रहा रशियन, नहीं नहीं नहीं। खैर, तो हाँ तेरे पास है, ले। इसी साल का है ना? ठीक है, ये नीट का मॉड्यूल नंबर 3, यही है ना बे? मॉड्यूल नंबर 3 है तो सबके पास ना? ठीक, मॉड्यूल नंबर 3 में लिखो। अबे ये वही है जो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये है कि नहीं। ये पढ़ते वढ़ते हो तुम लोग? नहीं? तो कभी देख लिया करो। चलो ठीक है, वैसे कोई जरूरत नहीं है। पर ये कॉमन नेम वाले कहाँ हैं भाई? ये तो सीधा IUPAC आइसोमेरी में शुरू कर दिया।
ये तो है ही नहीं तुम्हारे पास। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक दे रखा है। आईयूपीएससी हटा दिया है क्या तुम्हारे सिलेबस से? वो कैसे हटा सकते हैं, आईयूपीएससी पढ़े भी नहीं तो? तुम लोग को दिया ही नहीं है, क्या ही करेंगे? ये कैसे हो सकता है, जेई वालों को दिया होगा। जेई वालों को सारों सबको मैंने बताया था, तो मुझे लगा कि तुम लोगों को भी होगा। नीट का एक ही बैच है मेरे पास, तो मुझे आइडिया नहीं कुछ भी कि नीट वाला है या नहीं। नहीं, नीट पढ़ा लेता हूँ मैं। नीट पढ़ाने का एक्सपीरियंस, हाँ नीट भी पढ़ा है, हर साल हर जगह मैंने जेई और नीट दोनों पढ़ा है ना। बस फिटजी में था तब नहीं पढ़ा है नीट, क्योंकि वहाँ नीट का बैच ही नहीं होता। पर आकाश में सिर्फ नीट पढ़ा है। जेई एक बैच था, और उसमें 2 साल पढ़ा है, तो 2 साल में, अब 2 साल कहने को था, वो पढ़ा है तो मैंने टेक्निकली अगर जोड़ा जाए तो 4 साल पढ़ा है मैंने, क्योंकि हर जगह मैं चार चार 4 या 5 बैच लेता हूँ बाकी सब जगह पे, चाहे कहीं भी और पढ़ाया हूँ। 5, ऐसे 4-5 बैच रहता है। आकाश में 10 बैच पढ़ा है मैंने, तो अगर 2 साल 10 बैच पढ़ा है तो मैंने टेक्निकली 4 साल पढ़ा है, तो मैं उस 2 साल को 4 साल की तरह काउंट करता हूँ। पर ठीक है। हाँ काफ़ी अनस्टेबल था वहाँ पे। कैसी क्लास लगाते थे यार वहाँ पे, मतलब वहाँ तो बैल बना के रखे थे सीधा। हाँ, मेरा मेरा वेट था 78 kg जब मैंने आकाश ज्वाइन किया था, और 6 महीने के अंदर मैं 68 पे था, 10 किलो। वो, और ये जितेंद्र ही था जो यहाँ पे क्लास लगाता है। वो जितेंद्र को जानते हो तुम लोग, गहलोत, वो अजीब सा प्राणी घूमता रहता है। हाँ हाँ, वो मूछें रखता है थोड़ी, है ना, नहीं जानते होगे तुम लोग इसको, चला गया। वो ही क्लास लगाया करता था, अभी तो यहाँ भी खून पी रहा है। तो खैर ठीक है। तो तुम लोग में तो दिया ही नहीं है वो, तो अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता है याद करने का। पर कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे मोस्ट ऑफ टाइम कॉमन नेम आते हैं, ठीक है। खैर, 3 से 3 जुड़ा होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ होगा? सबसे ऊपर वाले में दिखाई दे रहा है सबको? अबे दिख रहा है ना? ये चीज मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दिखना चाहिए, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ना दिखता है कि है, और नहीं होगा तो वो भी दिखेगा कि नहीं है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस पहले वाले में, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ है? थर्ड वाले में, और ये बीच में ऐसे, दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो क्या यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने का कुछ ऑप्शन है क्या? क्या इस CS3 को मैं ऐसा, एक एक CS3 को ऐसा ऊपर और 2 CS3 को नीचे कर दूंगा तो डिस्टेंस कम नहीं हो जाएगा? अबे डिस्टेंस बढ़ नहीं जाएगा बे? बढ़ जाएगा, पर ऐसा करना पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। अगर मैं मॉलिक्यूल को सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर दूँ तो भी डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमाइज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, कुछ भी करके मिनिमाइज नहीं होगा। अब क्या ही कर लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही रहेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा? थर्ड वाला। फिर और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। और इसका रीजन सिर्फ एक चीज़ है, क्या है वे? स्टेरिक हिंड्रेंस। दिख रहा है ना? अभी यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस है। अगला वाला देखो, इन सबको। अपने मन से सोचो, क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है या नहीं, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो क्या मिनिमाइज किया जा सकता है? नहीं। सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ है, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ है, ETC ये सब चीज़ें सोचना, ठीक है। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई थियोरी नहीं पढ़नी, बस अपना बेसिक लॉजिक लगाना, ठीक है। ये डी क्या लिखा है बे? ड्यूटेरियम जानते हो ना?
हाँ हाँ, वही ड्यूटेरियम लगा। तो क्या लगता है तुम्हें, सबसे ऊपर वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस है या नहीं, वो बताओ। अबे स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं अबे? है। दूसरे वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं है? है। तीसरे वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं है? हाँ। तो तीसरे वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तीसरे वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। हालांकि डी को मैंने बहुत बड़ा बनाया है यहाँ पे, पर ड्यूटेरियम का साइज कितना होता है बे? बहुत छोटा, हाइड्रोजन के साइज का होता है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एक ही जैसे होते हैं। तो अगर कहीं पर ऐसे अगर NO2 लगा रहता, खाली NO2 लगा है पूरी बेंजीनिंग में, खाली NO2 लगा है, तो क्या यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कि नहीं होगा? पर यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं है? अब इसी हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम लगा दूं, तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का साइज दोनों क्या होता है? सेम ही होता। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं हो। ठीक है। जैसे मान लो कि ऑटो में बैठे हो अकेले, और उसमें 2 आलू रखे हुए, तो क्या स्टेरिक हिंड्रेंस धक्का मुक्की होगा कि नहीं होगा बे? आलू तो रखे हैं, उनसे कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा? वैसे ही कहीं पड़े होंगे इधर उधर, गिरते रहेंगे। वैसे ही है आलू की साइज। पर आयोडीन का साइज क्या होता है? आयोडीन बनाया मैंने छोटा सा ही है, पर आयोडीन का साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। और ड्यूटेरियम का साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा सा होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ आयोडीन के केस में होगा, CH3 केस में होगा, पर ड्यूटेरियम केस में नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटी छोटी चीजें हैं जो कि ध्यान रखने वाली है। ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन नहीं है ये। इसको एज एक्सेप्शन याद करोगे क्या बे? यहाँ क्या इसमें एक्सेप्शन वाली कौन सी बात? ठीक है। क्या स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमाइज किया जा सकता है ऐसे आगे और पीछे करके? अरे किया जा सकता है कि नहीं बे? स्टेरिक हिंड्रेंस को ऐसे मिनिमाइज तो नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो कि मैं यहाँ CH3 लगा देता हूँ, पर क्या अगर मैं इसके अबाउट रोटेट करूँ तो डिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अरे बोल। नहीं किया जा सकता। क्या कोई तरीका है स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमाइज करने का? कोई तरीका है स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने का? है। अगर मैं NO2 को रोटेट करूं, देखो ध्यान से, NO2 को अगर रोटेट करता हूं, इसके अबाउट भी जो मॉलिक्यूल होगा वो रोटेशन फ्री होगा ना। अब NO2 में अगर तुम देखोगे ना, तो NO2 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और sp2 पे स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनर। तो प्लेनर दिमाग में फोटो बनाएंगे, और ये दोनों का टेट्राहेड्रल फोटो बनाएंगे। दिमाग में फोटो बन रहा है सबका? तो टेट्राहेड्रल को अगर मैं रोटेट करता हूं, तो डिस्टेंस वही रहेगा कि बदल जाएगा बे? वही रहेगा। लेकिन अगर मैं NO2 को रोटेट करता हूं, ये प्लेनर को, तो इसमें एक ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा? बाहर। और एक ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? अंदर। दिख रहा है? और ऐसी सिचुएशन जो डिस्टेंस होगा वो वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कितना डिग्री घुमाएंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा ये NO2? 120 या 380? 90 पे। समझ में आ रहा है? क्योंकि 90 से फिर ज़्यादा करोगे तो ये वाला ऑक्सीजन इससे पास आने लग जाएगा। दिमाग में फोटो बन रहा है कि नहीं बन रहा है पे? आई होप कि समझ में आ रहा हो तुम्हें। तो NO2 क्या करेगा? अपना प्लेन ऐसा जिस प्लेन में था उससे ऐसे 90 डिग्री पे चला जाएगा, और जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस को क्या कर देगा? मिनिमाइज कर देगा। तकलीफ में हो? अरे बोलो। ऐसे ही आयोडीन वाले केस में भी क्या NO2 अपने प्लेन को रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल रोटेट करेगा। तो आयोडीन और CH3 दोनों ही केस में प्लेन को रोटेट करेगा। ड्यूटेरियम के केस में प्लेन को रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? कहाँ रोटेट करेगा? है ना, ड्यूटेरियम से रिपल्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है। तो क्या लिखोगे ऊपर वाले में? यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, पर इट कैन बी मिनिमाइज बाय रोटेटिंग NO2 प्लेन। ठीक है। यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, बट कैन बी मिनिमाइज बाय रोटेटिंग NO2 प्लेन। पर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं है? यहाँ है ही नहीं, तो इसको मिनिमाइज करेगा कि नहीं करेगा?
जब है ही नहीं तो क्या मिनिमाइज करेगा। ठीक है, तकलीफ में हो क्या? अभी तकलीफ में हो? देखो मैं जानता हूँ कि नीट में ज़्यादातर चीज़ें याद करवाई जाती हैं, मैं याद नहीं करवाने आया हूँ यहाँ पे। हमसे खुद ही याद नहीं होता है, तो मैं कहाँ से याद करवाऊँ? याद तो मैं कुछ नहीं करवाऊँगा, बाकी देख लो। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फिजिकल का भी वही हाल हो जो मतलब ऑर्गेनिक का भी वही हाल हो जो फिजिकल का हुआ है, क्योंकि फिजिकल में भी पहला जो चैप्टर था मोल कॉन्सेप्ट, उसको सीरियसली इसी सीरियसनेस के साथ पढ़ना था, पर वो तुमने नहीं किया, तो ठीक है। फिजिकल फिजिकल समझ में आया तो लोगों को? पता नहीं, मुझे पता है कितना समझ में आया होगा, वो रिस्पॉन्स से पता चल जाता है कि नहीं कुछ आ रहा। पर खैर, ऑर्गेनिक में मैं नहीं चाहता, ऑर्गेनिक में चाहता हूँ कि भैया ढंग से पढ़ाएं। ठीक है, अब वाला देखते हैं। बताओ, ये लिख लिया ना बे सबने? इस वाले में बताओ, क्या स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अबे दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, है स्टेरिक हिंड्रेंस। पर क्या वो स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमाइज किया जा सकता है? अरे किया जा सकता है कि नहीं बे? बिल्कुल किया जा सकता है। NO2 के प्लेन को क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा। पर सवाल यह है कि कौन से NO2 के प्लेन? अब देखो, अगर मैं इन दोनों NO2 के प्लेन को रोटेट कर दूं तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, और रिपल्शन घट जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। पर अगर मैं खाली इसको रोटेट कर देता तो भी डिस्टेंस बढ़ जाता है, रिपल्शन कम हो जा रहा है। तो क्या करना सही है, दो NO2 को रोटेट करना सही है या एक NO2 को रोटेट करना सही? एक NO2 को। ऑटो वाली सिचुएशन में बैठेंगे, है ना, ऑटो में तीन लोग बैठे हुए मोटे मोटे, है ना, धक्का मुक्की हो रहा है, तो तुम क्या करोगे कि उसमें से क्या बोलते हैं कि एक आदमी थोड़ा सा आगे आके बैठ जाओ या एक आदमी थोड़ा पीछे आके बैठ जाओ। ठीक है, तो एक आदमी की पोजीशन सही चेंज करना ज़्यादा कन्वीनियंट है या दोनों की पोजीशन चेंज करना ज़्यादा सही? एक को चेंज करना ज़्यादा सही रहता है। अब ये है कि वो ढीठ आदमी रहेगा तो अलग बात है, पर नॉर्मली सब तीनों NO2 हैं, तीनों एक जैसे हैं, तो तीनों एक टाइप से बिहेव करेंगे, तो सिर्फ कौन सा NO2 अपना प्लेन छोड़ेगा वे? बीच वाला NO2 अपना प्लेन छोड़ देता है, और बाकी दोनों NO2 प्लेन में ही रहते हैं। समझ में आ रही है बात? अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इस तरह से स्टेरिक हिंड्रेंस को क्या किया जा सकता है? मिनिमाइज किया जा सकता है। लिखना यही सब चीज़, जो बकवास कर रहा हूँ वो सब लिखना पड़ेगा। हम्म, ये ना, ये वाला। हाँ बोल बोल बोल। कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं, है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये पढ़ाया मैंने कभी ज़िंदगी में? कौन कौन से एलिमेंट से जुड़े हुए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं? बोल बोल, वो नाम बोल। फ्लोरीन नाइट्रोजन मारे? सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, ये समझ में आता है ना? वहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ। ठीक है, कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। कहाँ गया? ये क्या लिखा हुआ था? अच्छा, वो इंडक्टिव शुरू हो गया क्या? खैर, यहाँ पे आते हैं इस वाले में। क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है या नहीं है? अब है ना। पर और क्या इसको मिनिमाइज भी किया जा सकता है? अबे CH3 के प्लेन को रोटेट करके मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? नहीं, पर एनो साइनाइड के प्लेन को रोटेट करके मिनिमाइज किया जा सकता है। अरे बोल, बोल ही नहीं रहा। कितने लोगों को लगता है कि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है? है तो सबको दिख रहा है, पर कितने लोगों को लगता है यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमाइज भी किया जा सकता है? तो अगर तुमने साइनाइड का स्ट्रक्चर बनाया है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर साइनाइड में जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, वो sp है, दिखाई दे रहा है ना? और sp में जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है। तो ये जो फोटो बना है वो गलत बना है,
एक्चुअली में नाइट्रोजन ऐसा दिख रहा है। और अगर मैं ये स्ट्रेट है ऐसे और इसके अबाउट मैं इसको रोटेट करता हूँ तो क्या डिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? दिमाग में फोटो बना रहे हो? हाँ, तो ऐसे रोटेट करके देख लो, डिस्टेंस नहीं चेंज होगा। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं है? है। स्टेरिक, क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं है बे? है। पर क्या इसको रोटेट करके मिनिमाइज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है। NO2 वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस है, रोटेट करके मिनिमाइज हो जाएगा। साइनाइड वाले में है पर रोटेट करके मिनिमाइज नहीं होगा, और ये एक्सेप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? ये एक्सेप्शन है कि कॉन्सेप्ट है बे? कॉन्सेप्ट है। बैठ के लोग रटवाते रहते हैं कि NO2 वाला रोटेट करता है, और जो प्लेनर होगा वो रोटेट करता है, जो टेट्राहेड्रल और लीनियर होगा वो रोटेट नहीं करता। ठीक है। अब अगर तुम रटना चाहते हो इसको तो रट सकते हो, पर मुझे लगता है कि ये वाला चीज़ समझना ज़्यादा कन्वीनियंट। ठीक है। तू लोग क्या चाहते हो, रटवा दे क्या? ठीक है। एक और होगा ना, ये वाला। देखो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाई दे रहा है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं है? है। क्या मिनिमाइज किया जा सकता है? मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर मैं NO2 के प्लेन को रोटेट कर दूं तो डिस्टेंस बिटवीन OH ग्रुप और NO2 ग्रुप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इससे रिपल्शन क्या हो जाएगा बे? अरे बोल। कम हो जाएगा। तो क्या NO2 अपना प्लेन रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। और उसका रीजन है यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। क्यों नहीं? यहाँ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे OH ग्रुप लगाता हूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है? अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। एक तरह का इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन बे? और अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। तो कोई, अगर मैं इस NO2 को ऐसे रोटेट कर दूंगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अट्रैक्शन घटने से स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। रिपल्शन घटने से स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो कोई अट्रैक्शन क्यों कम करना चाहेगा अपना? समझ में आ रही है बात? अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं है? स्टेरिक हिंड्रेंस छोड़ो, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। रिपल्शन छोड़ो, यहाँ उल्टा अट्रैक्शन हो रहा है ना। तो ये तो और ज़्यादा स्टेबल है। NO2 अपना प्लेन छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा बे? कभी नहीं छोड़ेगा। कभी छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है। जैसे मान ले कि तू ऑटो में जा रहा है। ठीक है। और तुम्हारे बगल में दो मोटे मोटे लोग बैठ गए। ठीक है। और तुम्हें दबा दिए पूरा एकदम से, एकदम ऐसे फिंगर, वो क्या बोलते हैं उसको, पोटैटो चिप्स बन गए दब के। तो तुम क्या चाहोगे कि जल्दी से वहां से निकले कि ना निकले? जल्दी से निकले, थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे भैया, धक्का मुक्की कम हो, जब तक निकलना तब तक तो बिना दबे पहुंच जाएं अपने डेस्टिनेशन तक। ठीक है। पर मान ले कि तुम बैठे हो और तुम्हारे बगल में दो सुंदर लोग बैठ गए, है ना। अगर मतलब तुम लड़के समझ रहे होंगे, हाँ। ये मौका बहुत कम मिलता है लोगों को, है ना। इनकी शक्ल ऐसी है कि ये बैठते रहते हैं, तो कोई लड़की अगर आएगी तो इनको आगे बैठा लेंगे और फिर लड़की को पीछे बैठाते हैं। हाँ, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ। मैं नहीं बैठता। मैं कहा अभी मैं उतर जाऊंगा लेकिन बैठूंगा नहीं। मैं कहा लड़की को आगे बैठा। मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, है ना। मैंने किया, मैंने बैठाया। तो हाँ, ये बात है कि उन्होंने फिर धक्के मार के निकाला मुझे वहाँ से। पर बोलने का तो हक बनता ही है। तो मान लो कि तुम बैठे हो ऑटो में और तुम्हारे बगल में दो खूबसूरत लोग आगे बैठ जाए, तो और मस्त बढ़िया परफ्यूम लगा के आए, तो तुम वहाँ से निकलना चाहोगे नहीं निकलना चाहोगे भाई? नहीं। जाना होगा हजरतगंज का चारबाग तक ले चलो, क्या एयरपोर्ट तक छोड़ दो, जहां जा रहे वहीं तक छोड़ दो। ये तब होता है जब रिपल्शन नहीं है, अट्रैक्शन है। और जब अट्रैक्शन होगा
तो क्या मॉलिक्यूल अपने प्लेन को रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, वैसे ही पड़ा रहेगा। इससे स्टेबिलिटी आ रही है, तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए हर कोई करता है। ठीक है, क्या क्या बातें करता हूँ यार मैं क्लास में, ये नहीं करना था, इमोशंस में बह जाता हूँ। छाप लिया ना बे? तो लास्ट वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पर तो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। क्यों? मतलब जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो मिनिमाइज क्यों करेगा? ठीक है, एक और देखते हैं। यहाँ देखो, क्या तुम्हें यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाई दे रहा है? अब स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है? क्या इस स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज किया जा सकता है? अगर मैं इसके अबाउट इसको रोटेट करूं तो होगा कि नहीं होगा बे? ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा करते हैं, एक को ऊपर और एक को नीचे कर देते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? तब कैसे रोटेट होगा बे? तो ध्यान से देखो, एक दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, ये सिंगल बॉन्ड है दिखाई दे रहा है, और इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या है? फ्री है। तो क्या ये रोटेट, अच्छा रोटेट करने से डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो क्या वो रोटेशन करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, बिल्कुल करोगे, ऐसे ही रोटेशन करते हैं। और रोटेशन करते हैं तो ये वाला जो CS3 है, ये प्लेन से छोड़ के कहाँ चला जाएगा? 90 पे, दिख रहा है ना? अच्छा 90 ज़्यादा करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ ही रहा है, तो फिर 90 पे रोको क्यों? 90 से और ज़्यादा करो। कितने डिग्री पे जाके रोटेशन मैक्सिमम होगा? 180 पे जाके रिपल्शन मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। और इसीलिए ये वाला CS3 ऑटोमेटिकली घूम के कहाँ चला जाएगा? उधर चला जाता है, अपोजिट चला जाता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इसी पोजीशन में रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों एक ही हैं कि अलग अलग है वे? एक ही हैं। ये यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो कि इसको सिस और इसको ट्रांस बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कहाँ बोलेंगे? दोनों एक ही हैं, आपस में चेंज हो जा रहे हैं, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसको सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये नहीं कहोगे कि यहाँ डिस्टेंस कम है तो ये सिस वाला, और ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये ट्रांस वाला। ये दोनों सेम कंपाउंड, बस ये वाला ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, ये वाला रिपल्शन की वजह से ज़्यादा अनस्टेबल। समझ में आ रही है बात? अबे समझ में आ रहा है कि नहीं बे? पर अगर मैं दोनों ही जगह CS3 लगा दूं, तो ऐसे में क्या अभी स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं है? है बे। और क्या इसको मिनिमाइज किया जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? ये प्लेन को रोटेट करके, पर 90s के बाद अगर रोटेट करोगे ना, तो इस CS3 का डिस्टेंस इससे क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। समझ में आ रहा है? और ऐसे में ये अगर इस प्लेन में है, तो ये CS3 किस प्लेन, ये वाला बेंजीन किस प्लेन में रहेगा? 90 डिग्री पे ही रहेगा। और ऐसा कभी मैंने पढ़ाया है क्या? हाँ। तो इस टाइप से हम इसको बनाते हैं कि ये बेंजीन ही पूरा प्लेन से बाहर आ गया, ऐसा। और ये CS3 प्लेन से बाहर होता है बेंजीन, क्योंकि बेंजीन ही प्लेन से बाहर है, और ये CS3 प्लेन के अंदर हो जाता है, क्योंकि ये बेंजीन ही प्लेन के अंदर। समझ में आ रही है बात? इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा कब पढ़ा है बे? ऐसा कब पढ़ा है मैंने? कब? याद ही नहीं इनको। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में याद आ रहा है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पर अगर इसी टाइप का एक कंपाउंड हो, और यहाँ NO2, और यहाँ भी NO2, और यहाँ OH, और यहाँ OH, ऐसे में यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं है? है बे। रिपल्शन को मिनिमाइज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कितने डिग्री पे लाके रोक देगा? तो 90 पे लाके नहीं रोकेगा, कहाँ रोक देगा बे इसको? इसको पूरा 180 डिग्री स्विच करेगा। कैसे दिखाते हैं? पूरा रोटेट करोगे और इस साइड आ जाएगा हमारा OH, और इस साइड हमारा क्या आ जाएगा? NO2। दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हर कोई अगर इस पोजीशन में रहेगा तो रिपल्शन होगा, पर इस पोजीशन में रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, और यही मोस्ट स्टेबल कंडीशन। समझ में आ रही है बात? एक्सेप्शन है या कॉन्सेप्ट है बे? कॉन्सेप्ट।
एक्सेप्शन एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता ही नहीं, ठीक है, पढ़ाऊंगा एक दो, पर 95% केस में तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है, 5% एक्सेप्शन है, और उसका भी रीज़न है, बस वो रीज़न 11th-12th में नहीं पढ़ना है, इसलिए उसको एज ए एक्सेप्शन याद कराया जाएगा, ठीक है, उसका भी रीज़न है, और वो भी सब लॉजिकल, ठीक है। छाप लो, क्या छापोगे भाई इसमें, पता नहीं। चलो ठीक, ये छाप लिए हो, क्या छापोगे भाई इसमें, चलो अब छापो, जो जो भी छाप सकते हो छापो। जहां भी नहीं समझ में आए, तुम्हारे लॉजिक से एकदम उल्टा अगर मैं कुछ समझा रहा हूं, बताओगे, ठीक है, बताओगे कि क्या करना है, मतलब पूछोगे तुरंत ही। हाँ, कौन सा वर्ण, मतलब, नहीं, बना के दिखा। अरे रुको यार, हाँ बोलो। हम्म। हम्म। क्या, नाइट्रोजन लोन पे sp ऑर्बिटल में रहेगा, sp ऑर्बिटल में क्यों, बना फोटो। हम्म। हाँ हाँ, तो उसका क्या करना चाहते, हाँ हाँ, वही जैसे ही रहेगा जैसे बनाया तूने, पूछ रही थी बता रही थी, हाँ वो लीनियर रहेगा। वो नाइट्रोजन उधर क्या करने जाएगा, कार्बन का पूरा ऑक्टेट पूरा है, नहीं पूरा रहता, नहीं नहीं, पूरा बराबर सीधे रहे, पूरा सीधा रहेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, और दो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो दोनों 180 डिग्री पे होंगे, तो अगर उधर बॉन्ड पेयर है तो इधर लोन पेयर होगा अपोजिट साइड, तभी तो रिपल्शन मिनिमाइज करेगा, हर जगह रिपल्शन ही तो मिनिमाइज कर रहे हैं, और क्या ही कर रहे हैं। छाप लिए बे, देखो, अगर कोई कंपाउंड है ऐसे इस टाइप का, और एक्स कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो तुम लोग, मैंने बताया हो तुम लोगों को, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज़ें जाननी है, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा है कि सेम टाइप के चार्ज रिपेल करेंगे और अपोजिट टाइप के चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, ये आई होप कि सबको पता हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी या रिपेल करने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी मान लेते हैं, यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या सी ज़्यादा C1 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो ना तुम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट लाइक क्या बे, कमीनापन, बताया है कभी मैंने, भूल गए ये सब वो भी, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ये चेंज होती रहती है, वेरी करता रहता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्स क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब खैर वो तो होता ही है, पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मैंने जस्ट बताया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, एक्स की तरफ या सी की तरफ, एक्स की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ये पूरा शिफ्ट होगा कि थोड़ा सा शिफ्ट होगा बहन, थोड़ा सा शिफ्ट होगा, है ना, और अगर थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, पूरा शिफ्ट होता तो इस पे पूरा नेगेटिव आता, थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है तो इस पे कितना नेगेटिव आएगा,
थोड़ा सा नेगेटिव आएगा। ये जो साइन बना है ये किसका साइन है? थोड़ा सा का साइन, थोड़ा सा का साइन, ठीक है। तो इस C1 पे कैसा चार्ज आएगा? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, C1 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि C2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो तुम कहोगे दोनों ही तो कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बे? C1 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि C1 पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या हो गया? बढ़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? बढ़ गई। पर क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज़्यादा हो जाएगी क्या? बढ़ेगी, पर एक्स से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई इंसान कमीने इंसान के साथ रहेगा तो वो कमीना हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा कमीना हो जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब तुम ही कमीने थे, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम बढ़ा रहे थे, है ना। तो खैर, यहाँ C1 और C2 में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा? C1 की तरफ शिफ्ट होगा। पर क्या उतनी ही इंटेंसिटी से शिफ्ट होगा जितना यहाँ शिफ्ट हो रहा है, या उससे ज़्यादा बे? उससे कम शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ C2 पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो C1 से ज़्यादा होगा कि C1 से कम? तो इस पे थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज बना। तो ये जो साइन बनाया ना, ये जो साइन बनाया है ये थोड़ा सा का साइन है। ये नहीं कि डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये यहाँ पे लिखा है, ये मतलब इस पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो C2 पे थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बता C2 और C3 में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? C2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? C2 की तरफ शिफ्ट होगा। और पर उतनी इंटेंसिटी से शिफ्ट होगा या थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी से? थोड़ा कम इंटेंसिटी से शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्या होगा? और भी कम होगा। ऐसे थोड़ा 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 पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रही है बात? और ये जो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज ये इतना कम होगा कि C3 और C4 में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा भाई? ऑलमोस्ट बराबर होगा। और जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग से पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इतना कम होगा, इतना कम होगा कि C4 C5 का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वो शिफ्ट ही नहीं होता। समझ में आ रही है बात? तो C3 और C4 का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है कि नहीं होता है? क्या बोले, जैसे तुम लोग का 720 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, पेपर होता है ना बे। अब उसमें अगर किसी का 2 नंबर आ रहा है तो तुम क्या बोलोगे कि नंबर आया कि नहीं आया कुछ? वही, वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते, वही वाली चीज़। ठीक है। अगर किसी की रैंक 15 लाख आ रही, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि अच्छी रैंक है कि खराब रैंक है? नहीं बोले तो अच्छा है। बिल्कुल वैसे ही तो 3 और 4 के बीच का शिफ्टिंग इतना होगा कि उस पर कुछ ना बोले तो अच्छा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात? आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। तो सी C1 और X के बीच में जो शिफ्टिंग होगी वो क्या होगी? सबसे ज़्यादा। C1 C2 में क्या होगी? थोड़ी सी कम। C2 C3 में काफ़ी कम होगी। और C3 C4 के बीच में बात नहीं करे तो अच्छा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है वो कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है। और ये शिफ्टिंग कंप्लीट शिफ्टिंग है कि पार्शियल शिफ्टिंग? पार्शियल शिफ्टिंग है। समझ में आ रही है बात? तो इसी शिफ्टिंग को, जैसे बार बार अपने को ये ना बोलना पड़े कि पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसी शिफ्टिंग को हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट। लिख लिया? लिखो, the partial shifting of sigma electron towards more electronegative atom is called inductive effect or I effect.
स्टेरिक हिंड्रेंस में बस उतना ही पढ़ना था। आई होप कि इन फ्यूचर कभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उसे पहचान लोगे कि हाँ यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ कम है और यहाँ नहीं है। पहचान लोगे ना बे? हाँ, तो आगे पढ़ाते जाएं तो पीछे का भूलते मत जाना, क्योंकि अभी जो पढ़ा रहे हैं अलग अलग पढ़ाएंगे सारे इफेक्ट, और फिर सारे इफेक्ट को एक साथ कंबाइन करके पढ़ाएंगे तो पिछला वाला नॉलेज यूज़ होगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की तरह नहीं कि गैसीय स्टेट छोड़ दिए तो थर्मोडायनेमिक्स में उसका कोई यूज़ नहीं है, थर्मोकेमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम में कोई यूज़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा यूज़ है। यहाँ पूरा पूरा यूज़ होता है। ठीक है, पूरा पूरा। अच्छा, ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये अपने मन से हो रही है या किसी एक्सटर्नल एजेंट के आने की वजह से हो रही है? अपने मन से हो रही है, किसी के आने की वजह से हो रही है बे? अपने मन से शिफ्टिंग हो रही है, और जो भी शिफ्टिंग अपने मन से होती है उसको हम लोग परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? परमानेंट इफेक्ट। लेकिन जो शिफ्टिंग किसी के आने की वजह से हो उसको हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं। तो ये कौन सा इफेक्ट है, परमानेंट या टेम्परेरी वे? परमानेंट इफेक्ट। और जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं वो मॉलिक्यूल के नेचर को चेंज करते हैं, और जो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट के नेचर को चेंज करते हैं। ये बाद में बताऊंगा कि मैं टेम्परेरी इफेक्ट कैसे प्रोडक्ट के नेचर को चेंज करते हैं और परमानेंट इफेक्ट कैसे मॉलिक्यूल के ही नेचर चेंज करते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन। ठीक है, बाद में ये छाप लिया ना? लिखो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। समय बचा है ना अभी? 10 मिनट है ना बे? दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है क्या बे तुम लोगों का इस क्लास में? इससे पहले किसकी क्लास थी? हाँ, तो उसमें दिमाग तो उतना यूज़ हुआ नहीं होगा। बॉटनी में दिमाग यूज़ होता है क्या? अच्छा, पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं तो मुझे नहीं पता है कि चलो। आज क्या पढ़ाया गया तुम लोगों को? जेनेटिक्स? उसमें तो यूज़ होता है दिमाग, कि वो लाल मटर है, वो पीला मटर है तो ऑरेंज मटर। वो नहीं। अच्छा, वो मत बताओ, नहीं जानना मुझे। बायोमोलिक्यूल ये क्या होता है? बायोमोलिक्यूल बायो वाले सर पढ़ाएंगे। जो बायोमोलिक्यूल का पोर्शन है, बायो वाला पोर्शन, वो पढ़ाएंगे। जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊँ, है ना? और मैं कोऑर्डिनेट कर लूँगा। सभापति सर पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, तो एसपी सर से मैं कोऑर्डिनेट कर लूँगा कि वो कहाँ तक पढ़ाएंगे। और अगर उस जो नहीं पढ़ा रहे हैं वो मुझे नहीं आता है, पढ़ा दिए हैं तो आज तो बायोमोलिक्यूल तो अभी बहुत बाद में पढ़ाएंगे, तब तक तो। हाँ, वो कह रहे पैसे ले लीजिए, पहले ले आओ, एडवांस जमा करो। यहाँ देखो, इस वाले में, अरे यार ये कहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया है पता नहीं कैसे। इस वाले में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो छोटा सा ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है कि डोनेट कर रहा है? तो विड्रॉ कर रहा है। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं वे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये जो बड़ा सा ग्रुप है ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तुम पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा EWG, और तुम उसका मतलब क्या समझोगे बे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर EDG लिखा है तो उसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो पहली बार पूरा फुल फॉर्म लिखोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ब्रैकेट में लिखोगे EWG। और इसके बाद से जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में बोलूँ तो फिर शॉर्ट फॉर्म तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर पहली बार तो कम से कम पूरा लिखो। और अगली क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अगली क्लास से डायरेक्शन डिसाइड होगा। अगर तुमने अगली क्लास ध्यान से सुना तो इसके बाद की क्लासेस तुम्हारे लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी, और अगर अगली क्लास ध्यान से नहीं सुना तो उसके बाद
क्लासेस थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, वो नेक्स्ट ईयर होगी, मतलब नेक्स्ट वीक में होगी। 1 तारीख को तुम लोग छुट्टी है, पता है ना तुम लोगों को? हाँ, पर उसके बदले में तुम्हें किसी एक संडे को, जो अगला संडे होगा 7 तारीख को, उस दिन क्लास होगी तुम्हारी। ठीक है, ऐसे ही है। मुझे भी ये पसंद नहीं है, पर ठीक है, क्या कर सकते। मेरा बस चलता तो मैं 25 से लेके 1 तक की छुट्टी करता। हाँ हाँ, मेरी कोचिंग होती तो मैं छुट्टी कर देता, अरे जाओ, जाओ मजे करो। अरे ठीक है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं। छाप लिया बे। लिखो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और उसमें पहला है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब है, जो जब भी अगर कोई ग्रुप है, उसको ऐड करने से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि वो कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। और कुछ ग्रुप्स लिख रखे हैं यहाँ पे जिनका इंडक्टिव माइनस आई का ट्रेंड दे रखा है ना? कुछ इसमें छूट गया तो? हाँ ठीक है, इतना ही। ये कुछ ग्रुप हैं। ये जो ऑर्डर है ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसको याद कर लेना। मैं सजेस्ट करूँगा इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से ये एक ग्रुप, ये एरो कहाँ से आ गया? फिर इसके बाद ये वाला एक ग्रुप, उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला एक ग्रुप, और ये एक पूरा एक ग्रुप। ऐसे 4 पार्ट में करके याद करोगे तो याद करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। एक साथ सबको याद करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखोगे। हाँ, SR2 मतलब क्या? SR2 प्लस है। पहला है NR3 प्लस, फिर है SR2 प्लस, फिर NH3 प्लस, ये सारे ग्रुप्स। नहीं देखा तूने? ये देखा? ये तो देखा होगा। तो ये भी देख लो, ये SR2 है। ठीक है, छाप लिया बे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है तो कौन सा इफेक्ट बोलोगे? माइनस आई। और डोनेट होगा तो कौन सा इफेक्ट बोलोगे? प्लस आई। ठीक है, तो ये विड्रॉ वाले का है। प्लस आई वाला अभी लिखवाते हैं। कितना टाइम? 2 मिनट। लेट आया था क्या मैं आज? टाइम से आया था मैं? अच्छा, मैं अपने टाइम से सही आया था। छाप लिया। लिखो अगला प्लस आई इफेक्ट। क्या प्लस आई इफेक्ट का अपने मन से डेफिनेशन लिख सकते हो? नो सर। अरे जब माइनस आई का लिख लोगे तो प्लस आई का भी लिख लो। लिखो फिर, और क्या। ये O पे माइनस है, O माइनस, CO माइनस, ये है। और फिर उसके बाद ये सारे ग्रुप है जो कि माइनस आई लगाते हैं। इसके बाद आई होप, अरे यार अभी तो बहुत सारा था। ये इतना ज़्यादा कैसे मैं ले आया मैं? ये ऊपर चला गया।
क्या कर दिया मैंने? अरे यार, ठीक है। ये फर्स्ट प्लस आई इफेक्ट वाला ना, जल्दी से लिखो। अगली क्लास में पढ़ाएंगे इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।